बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है और जानकारी इस तरह से है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दूसरी तरफ फंसे भारतीय शिप की आवाजाही पर ईरान सरकार से बातचीत की जा रही है। फिलहाल 2 शिप को हरी झंडी भी मिल चुकी है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सरकार मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की मदद लगातार कर रही है। तो इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी के साथ अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसकी हाइलाइट्स, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि युद्ध के मोर्चे पर सरकार किस तरह से एक्शन ले रही है। देखिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें साफ तौर से ये कह दिया गया है कि भारत सरकार ईरान के साथ लगातार संपर्क में है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पेसिफिक बताया कि 3 बार भारत के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच में बातचीत हो चुकी है और आखिरी बार जो बातचीत हुई है वो 2 मुद्दे पर हुई है कि भारत के शिप को कैसे सुरक्षित लाया जाए और भारतीय सी फेरर जो उधर फंसे हुए हैं उनको कैसे सुरक्षित भारत पहुंचाया जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल इन्होंने नहीं दी, लेकिन जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोनों देशों के बीच चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कैसे भारत आने वाले शिप की आवाजाही सुरक्षित तरीके से सुनिश्चित की जाए। जरूरी नहीं कि हर शिप भारत में आए वो सुरक्षित हो, लेकिन सीमित संख्या में कुछ छूट दी जाए कि भारत के शिप अगर आते हैं जिसपे भारत के झंडे लगे होते हैं, फ्लैग लगे होते हैं, उस पर कोई हमला नहीं होगा, या फिर भारत के झंडे नहीं भी लगे हैं लेकिन अगर वो शिप भारत आने वाले हैं तो उस पर हमला नहीं होगा, ये सुनिश्चित किया जाए। हालांकि अभी तक कोई आश्वासन या फिर ठोस सहमति नहीं बनी ऐसा संकेत मिल रहा है, लेकिन सकारात्मक संदेश जरूर मिले हैं। चूंकि 3 या 4 अलग अलग ईरान के नेवी शिप को यहाँ पे भारत से कहा गया था कि आप हम अपने यहाँ लगाने की इजाज़त दीजिए, तो उसमें से एक को इजाज़त भारत दे चुका है। तो ये सब कुछ ऐसा है कि हम भी कुछ आपकी बात को मानेंगे, आप भी हमारी कुछ बात को मानिए। इसके तहत बहुत हद तक संभावना है कि ईरान सीमित संख्या में भारतीय शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित तरीके से गुजरने की छूट दे दे, यानी उस पर हमला न करे, सुनिश्चित करे। हालांकि बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दूसरी तरफ 24 भारतीय शिप जब मैं कह रहा हूं तो ऐसे शिप जिसपे भारत के झंडे लगे हुए हैं या वैसे शिप जो भारत आने वाले हैं, 24 ऐसे शिप उधर फंसे हुए थे। उसमें से 600 से ज्यादा सी फेरर वहां पे थे। उनकी सुरक्षा लाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार की, इसको लेकर बातचीत चल रही है। उसमें से 2 शिप जो सरकार ने औपचारिक तौर से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन सूत्र संकेत दे रहे हैं कि 2 शिप जो है उसको लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया जाए। इसको लेकर काफी हद तक सहमति बनती हुई दिखी है और शायद वहां से गुजरता हुआ भी दिख रहा है। इसमें से एक में कच्चा तेल है, दूसरे में क्या है अभी तो कंफर्म नहीं हो पाया है। तो हालात जैसे जैसे बिगड़ते जा रहे हैं, लंबा खिंचता जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाकी दुनिया के देशों के लिए बंद होता जा रहा है। वहां पे भारत की कोशिश ये है कि कुछ एक रास्ते के जरिए कुछ हद तक ही सही वहां निकल करके यहाँ पे लाया जाए। इस बीच 3 मंत्रियों की सरकार ने कमेटी गठित की है गृह मंत्री की अगुवाई में, जिसमें विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इसमें रहने वाले हैं, जो सारे मंत्रालयों के बीच तालमेल बैठाएंगे और हालात पर नजर रखते हुए तत्काल जिस कदम की जरूरत पड़ेगी वो कदम उठाएंगे। जी लक्ष्मण जी, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो उसका क्या कुछ आपके पास जानकारी है, क्या हाइलाइट्स रही उसकी? देखिए, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीजें होती हैं आमतौर पे। ऐसे चूंकि काफी संवेदनशील मामला है, कूटनीतिक तौर पे बहुत सारी बातचीत हो रही होती है, जिस पे संकेत ये मिला कि बहुत खुल करके विदेश मंत्रालय कहने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे विदेश मंत्रालय ने एक साफ तौर से कहा है कि एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री है और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच बातचीत हो चुकी है। 3 दौर की बातचीत हुई है और बातचीत में 2 फोकस जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक, भारत का एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए ईरान की तरफ से कहा गया है कि कुछ ऐसे कदम उठाइए ताकि भारत में जो कच्चे तेल की सप्लाई है वो सुनिश्चित हो सके, LNG की सप्लाई है वो सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ जो सी फेरर यानी जो जहाजों पे काम करने वाले भारतीय हैं जो फंसे हुए हैं, उनके जान माल को कोई नुकसान ना हो, वो सुरक्षित तरीके से भारत में आ सके, ये सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। अभी हाल में चौथे बातचीत में भी 2 ही मुद्दे उठे कि आप एक तो एनर्जी सिक्योरिटी करिए, जहाज को सुरक्षित तरीके से लाने दीजिए, भारत के जो लोग वहां पे जहाजों में फंसे हुए हैं उनको लाने दीजिए। करीब 600 का आकलन है कि 600 जहाज जो है वहां फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय में, पेट्रोलियम मंत्रालय में वॉर रूम बनाए गए हैं 24/7। उनके तरफ से कोई भी कहीं फंसा हुआ है तो उनकी तरफ से तुरंत मेल आता है, मैसेज आता है, उसका तुरंत अधिकारी यहाँ से जवाब देते हैं और कोशिश करते हैं कि अलग अलग मंत्रालयों के साथ, अलग अलग देशों के साथ मिलकर सुरक्षित उनकी वापसी कराई जाए। इतना ही नहीं, दूसरे रास्ते से अगर कोई भारतीय आना चाहता है तो वहां पर वीजा की मंजूरी दिला दी जाए, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो इस तरह से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी पूरी स्थिति को बताने के लिए। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, ईरान संकट के बीच भारत की तेल जरूरतों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। युद्ध के बीच सऊदी अरब में मुंबई पहला क्रूड ऑयल शिप पहुंच चुका है। मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता ने मौके पर जाकर इसका जायजा लिया, आइए आपको दिखाते हैं। इस समय हम मुंबई से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर अरब सागर में हैं और सबसे पहले देखिए मैं आपको जहाज दिखाना चाहूंगा। सेन लॉन्ग, ये बड़ा तेलवाहक जहाज है जो ईरान से होते हुए सीधे भारत पहुंचा है और आपको पता चला कल देर रात ये भारत पहुंचा है। और अभी फिलहाल ये जो तेलवाहक जहाज है वो बुचर आइलैंड जो जेट्टी है अलीबाग के पास, वहां पर ये एंकर्ड है और एंकर्ड होने के बाद आप साफ साफ देखते हैं इस जहाज में 1,35,000 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल है और वो जो क्रूड ऑयल ऑफलोडिंग हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे ये जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस यानी जो सबसे संवेदनशील इलाका था, समुद्री इलाका था, उसको पार करते हुए ये जहाज जो है वो भारत पहुंचा है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जब वो उस इलाके से जब ये जहाज जो तेलवाहक जहाज गुजर रहा था तो उसने अपने सारे रडार सिस्टम जो है वो बंद कर दिए थे ताकि वो ईरान के रडार पे ना आए और इसलिए रडार सिस्टम से बचाते हुए वो किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ होम्स के जो काफी खतरनाक जो समुद्री इलाका इस समय बना हुआ है, क्योंकि पूरा इलाका जो है ईरान ने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद धीरे धीरे वो इस इलाके से निकला और भारत के एंट्री होने से कुछ नॉटिकल माइल दूरी इसने अपना रडार सिस्टम ऑन किया, जिसके बाद इसे भारतीय एजेंसी ने और जो कोस्ट गार्ड है और जो डीजी शिपिंग है उन्होंने इसे सहायता से ये सीधे यहाँ पर एंकर कराया है। आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की जो रूट है वो पूरी तरीके से बंद कर रखा है और तमाम जो टैंकर्स हैं, जो क्रूड ऑयल के टैंकर्स हैं वो फंसे वहां पर, कोई भी आवाजाही वहां पर नहीं है। और पूरी दुनिया जहां पर आपको बताना चाहिए क्रूड ऑयल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, कोई भी शिप वो नहीं निकल पा रहे हैं। वैसी हालात में ये शिप निकलना वहां पर अपने आप में एक बड़ी बात है। चले इस बीच एक और आपको अहम खबर बता दें, एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच ग्रामीण इलाकों में सिलेंडर की बुकिंग का समय बढ़ा दिया गया है। असीम मंजंदा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, असीम से ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो असीम, क्या फैसला लिया गया है? ग्रामीण इलाकों में जो समय सीमा बढ़ाई गई है, इसके पीछे वजह भी बताएं। देखिए, वेस्ट एशिया में लगातार वार चल रही है और उसके बीच में एलपीजी की सप्लाई में थोड़ी सी रुकावट भी आई है और इस वक्त जो काफी सारे लोग हैं वो गैस एजेंसियों के सामने लाइन भी लगा रहे हैं। तो सरकार ने पहले जो आपको जो एक बार सिलेंडर आप बुक कर लेते तो दोबारा 21 दिन के बाद सिलेंडर मिलता था, तो सरकार ने इस समय सीमा को बढ़ा करके 25 दिन कर दिया था। लेकिन अब सरकार ने एक और फैसला लिया है, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सिलेंडर 25 दिन की बजाय 45 दिन के अंदर मिलेगा। शहरी इलाकों में इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया, उनको 25 दिन के बाद ही सिलेंडर मिलेगा। दरअसल ये भी बता दूं कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सिलेंडर की जो औसतन बुकिंग है वो 5 होती है। साल के अंदर 5 से ज्यादा लोग सिलेंडर बुक नहीं कराते, लेकिन जिस तरह से अभी काफी सारी अफवाह फैल रही है कि गैस की कमी है, तो बहुत सारे लोग अपना सिलेंडर ला करके दोबारा से भरवाने में लग गए हैं। तो उसको देखते हुए उसकी कमी को रोकने और उस कमी को रोकने के लिए, ताकि सब लोगों को बराबर एलपीजी मिल सके, तो सरकार ने ये समय सीमा को 25 दिन से बढ़ा करके 45 दिन कर दिया। तो जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर आप 45 दिन बाद ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग करवा सकेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो गैस सिलेंडर लेने के लिए अहमदाबाद में भी लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई है। सिलेंडर लेने आए लोगों की इतनी भीड़ हो गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इस वक्त मैं पुराने अहमदाबाद में मौजूद हूं और आप देखिए कि जो कुकिंग गैस लेने के लिए यहाँ कितनी लंबी लाइन है। इतना बड़ा यहाँ केओस हो गया कि पुलिस को यहाँ आना पड़ा। आप मेरे दोनों पीछे देख सकते हैं, लाइन के आसपास यहाँ पुलिस की एक वैन भी है और एक इमरजेंसी पुलिस की यहाँ पर भी एक वैन खड़ी है। यानी कि मामला काफी संगीन है और लोग यहाँ पर हल्ला बोल रहे हैं। बताइए आपको मिल गया सिलेंडर? सिलेंडर मेरे को नहीं मिला। मैं सुबह से आया हूँ, जैसे जैसे अंदर गया मेरे को जवाब मांगा तो जवाब नहीं देते। लेडीज होके धक्का लगाते हैं हमको। कल उठ के हमारे हाथ रोक। मतलब आपको नहीं मिला? नहीं मिला। आप आइए, धक्का देते हैं। आपको सिलेंडर कब बुक करवा और क्या है सिचुएशन? रविवार को बुक करा है, अभी तक हमको नहीं मिला है। कल बोला था आज आने के लिए, लेकिन आज आया तो कुछ पूरी लाइन में दिखा दी कि नहीं आया। 4 तारीख का बुक किया हुआ, अभी तक नहीं आया।
आपके घर में और कोई सिलेंडर नहीं है? नहीं है। और किस तरह से कर रहे हो खाना? ऐसे ही पास वाले से मांग के कर रहे हैं। तो देखिए अब धीरे धीरे अहमदाबाद में भी ये स्थिति है वो बहुत ही गंभीर हो रही है। और देखिए यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। अंदर आप देखिए कि लोग अंदर जाने के लिए काफी हल्ला बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे अब खासकर जो गैस सिलेंडर को लेकर है अहमदाबाद में, पुराने अहमदाबाद में इस तरह से केओस शुरू हो गया है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो जाहिर तौर पर गैस सिलेंडर की किल्लत से लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अहमदाबाद के बाद अब आपको दिखाते हैं नोएडा में किस तरह से सुबह से ही गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन में लगे हैं। नोएडा के सेक्टर 37 में इंडेन गैस एजेंसी का क्या हाल है, अब वो देखिए। नोएडा सेक्टर 37 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेन की गैस एजेंसी है और यहाँ पर सुबह से ही कंज्यूमर्स का तांता लगा हुआ है। खासतौर पर ये वो लोग हैं जिनके घर में इस वक्त सिलेंडर नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग की थी, गैस रिफिल करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं और अब तक इनको सिलेंडर नहीं मिल पाया है। हम सीधा इन्हीं से ही बात करेंगे कि कितनी इनको परेशानी हो रही है। भैया आप बता रहे थे बातचीत में कि 3 दिन से आपके घर में खाना नहीं बना। मैम 3 दिन से खाना नहीं बना और मेरी बुकिंग 7 तारीख से है। मैं रोज फ़ोन करता हूँ, वो करता हूँ, अब तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया है और मैं इतना परेशान हूँ। मैं रोज आता हूँ, कभी वहाँ बुलाते कभी यहाँ बुलाते, कोई गैस नहीं दे रहा, कोई सुनवाई नहीं है। 3 दिन से हमारे घर में गैस भी नहीं है जी। अच्छा, आप में से कोई बता रहा था कि ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है? नहीं, ब्लैक में मिलता है। अभी आप चले जाइए दुकान पे तो 3000, 3500, 4200 का मिलता है। बोलता है ले जाओ। उतना महंगा कैसे लेंगे? अगर किलो में खरीदते हैं तो 250-300 रुपए किलो देता है, तो हम लोग कैसे अफोर्ड करेंगे इतना महंगा? भैया आपको कितनी देर हो गई यहाँ पर इंतजार कर? मुझे मैम 3 घंटा हो गया है। 3 घंटे से ये बोल रहे हैं आप यहाँ खड़े रहो, गाड़ी अभी आने वाली। 3 घंटे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। मैम ने बोला ऑफिस चले जाओ, ऑफिस में जाने के बाद भी 1 घंटा वहाँ वेस्ट किया, वहाँ भी कोई गैस नहीं दिए। फिर रिटर्न यहाँ पे आए, कंज्यूमर नंबर ले लो, DAC नंबर ले लो, सब ले रहे हैं, दे कोई कुछ नहीं रहा, कुछ काम कोई कुछ नहीं कर रहा है। इंडियन ओवरसीज ये तो मैसेज आया, DAC नंबर भी है और कंज्यूमर नंबर भी है, बुक भी हो गया है, लेकिन सिलेंडर मिल नहीं रहा है। 8 बजे से हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। तो सिलेंडर ऑनलाइन बुक करवा दिया है, DAC नंबर भी नहीं मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर सिलेंडर मौजूद नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर जो आपको थोड़े बहुत सिलेंडर दिख रहे हैं ये रिफिल करने के लिए रखे गए हैं। पूरी तरह से खाली सिलेंडर है, जो भरा हुआ सिलेंडर है वो नहीं मिल रहा। अंकल कितनी दिक्कत हो रही है आपको? बस ये मेल भी सिलेंडर आएगा जी, अभी आएगी गाड़ी आएगी करेगी फिर मिलेगा, क्या करें। तो यहाँ पर जो लोग सिलेंडर रिफिल या फिर सिलेंडर के लिए आ रहे हैं उन्हें यही कहा जा रहा है कि आप इंतजार करें, लेकिन इंतजार कब खत्म होगा यही सवाल यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो पूछ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर किल्लत ऑन ग्राउंड साफ तौर पर देखी जा सकती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो जहां एक तरफ LPG सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि अब जो इंडक्शन स्टोव है वो भी बाजार से गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट और दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इनका स्टॉक खत्म हो गया है। डिटेल्स बता रहे हैं असीम मनचंदा। वेस्ट एशिया में पिछले 12 दिनों से वार जारी है और इस बीच भारत में LPG की कमी की खबरें भी आने लगी हैं। लोगों ने गैस एजेंसीज के सामने लाइन लगाने की शुरुआत कर दी है। कुछ लोगों ने सोचा था कि इसका एक बेस्ट विकल्प इंडक्शन स्टोव भी हो सकता है, तो पिछले 48 घंटों में लोगों ने बहुत सारे इंडक्शन स्टोव खरीदे। ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी लोगों ने ढेर सारे ऑर्डर दिए, लेकिन अब उसका ये नतीजा निकला है कि ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी इंडक्शन स्टोव पूरी तरह से गायब हो गए हैं। हमने सबसे पहले ब्लिंकिट की वेबसाइट खोली, यहाँ पर अब किसी भी तरह का कोई भी इंडक्शन स्टोव अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हमने अमेजन के ऊपर इसका ट्राई किया, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर दिखा रहा, लेकिन सबके नीचे लिखा हुआ है कि ये करंटली अनअवेलेबल है। और उसके बाद हमने फ्लिपकार्ट पर ट्राई किया। फ्लिपकार्ट पर अभी कुछ स्टोव अवेलेबल हैं जो कि मिल रहे हैं, लेकिन इनकी डिलीवरी में भी 1 महीने से लेकर के 2 महीने तक का वक्त लग रहा है। तो ये बहुत तेजी से इनकी डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से ये सब आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। तो नया स्टॉक आने में भी कम से कम 1 से 2 महीने का वक्त लगेगा। यानी जो ग्राहक सोच रहे थे कि LPG के विकल्प के तौर पर वो इंडक्शन स्टोव का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें दूसरे विकल्प के ऊपर विचार करना होगा। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
बात करते हैं कच्चे तेल की कीमतों की, जिसमें एक बार फिर से उबाल देखने को मिला है। आज एक बार फिर ब्रेंट का भाव $100 के पार निकल गया। हालांकि बाद में क्रूड के भाव में रिकवरी भी आई। तो कहां तक जा सकते हैं क्रूड के भाव, बता रही हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। वेल एब्सोल्युटली, कच्चे तेल की बात सुबह से शाम तक हम यहाँ पर कर रहे हैं और आई थिंक 28 फरवरी से लगातार कर रहे हैं। जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर कच्चे तेल में आते हुए देखी है, आई थिंक 10 से 20% की मूवमेंट यहाँ पर रोजाना देखने को मिल रही है। और अब तक अगर इस साल की बात की जाए तो हम $60 नीचे में और $120 ऊपर में, ये एक $60 की रेंज बना चुके हैं एज ऑफ नाउ जो स्थिति है। और जिस तरह से लेटेस्ट स्टेटमेंट्स IEA की तरफ से आई हैं कि 400 मिलियन बैरल का एक रिकॉर्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिलीज यहाँ से हम बनता हुआ देखेंगे। वेल 172 मिलियन बैरल्स यहां पर यूएस से आएगा और इसमें से जो 80 मिलियन बैरल है वो यहां पर जापान की तरफ से आता हुआ नजर आएगा। लेकिन बाजार भी इसे दो तरीके से देख रहा है। एक तो ये कि अगर ये अब किए जाने की जरूरत है और ये कच्चा तेल शायद अगले हफ्ते तक बाजार में आना शुरू होगा, तो क्या ये मान के चलें कि वॉर थोड़ी और लंबी रह सकती है और इसी वजह से बाजार ने यहां पर ये फिर से ऊपर का रिएक्शन दिया है। दूसरी चीज ये है कि बार बार तो IEA इस तरह के रिलीजेस नहीं कर पाएगा। और ये कच्चे तेल की बात है, गैस को लेके जो इश्यूज हैं उसका रेजोल्यूशन अब तक भी यहाँ पर नहीं निकला है। और तीसरी बात ये कि जो ये IEA रिलीज यहाँ से करेगा ये अलग अलग डेस्टिनेशंस पे है। रिफाइनर्स को ये कब मिलेगा, कब ये रिफाइन होगा, कब बाजार इसे यूज कर पाएगा, तो ये कुछ चीजें हैं जिसका कंसर्न अभी भी यहाँ पर मार्केट्स में है। साथ ही साथ जिस तरह से ईरान एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खबरें आ रही हैं, हम जानते हैं कि वहां पर इराक के 2 जहाज़ों की तरफ वहां पर कंसर्न है। एक थाईलैंड को भी यहां पर बिलोंग करता था। कुछ लाइफ्स भी वहां पर लूज हुई हैं। खबरें ये भी हैं कि ईरान वहां पर वाटरवेज में माइंस बिछा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के चलते भी जो जियोपॉलिटिकल या फिर वॉर प्रीमियम कच्चे तेल पर है वो ऑन द हायर साइड है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि हम काफी सारी स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स तो सब जगह से आता हुआ देख ही रहे हैं। एक तरफ यूएस कह रहा है कि वॉर बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन वो पिछले 3-4 दिन से ये कह रहे हैं, तो बाजार थोड़ा सा उसको भी डिस्काउंट कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि यहां से कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने ही नहीं देंगे और $200 तक यहां पर कच्चे तेल के प्राइसेस जा सकते हैं। हम लगातार चैनल पे कई एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं जिनका मानना है कि क्रूड के भाव यहां पर $150 तक भी जा सकते हैं अगर ये वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट 2 हफ्ते यहां पर और भी चल जाता है। हालात नहीं सुधरे तो हम ऑफकोर्स यहां पर तेजी बनता हुआ देखेंगे। तो 125 से 150 ऊपर की तरफ के लेवल्स अब काफी लोग यहां पर कहने लगे हैं। ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। और जो नियर टर्म सपोर्ट है, अगर हालात सुधर जाते हैं तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि कच्चे तेल के प्राइसेस 60s में चले जाएंगे। ज्यादातर लोगों का मानना है कि $80 प्रति बैरल एक नया नॉर्म है। एज ऑफ नाउ बाजार की जिस तरह की स्थिति है ये लेवल डिफेंड होता हुआ नजर आएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।